नमस्कार, मैं डॉक्टर रविंद्र बंसल, एसोसिएट प्रोफेसर, बरेली कॉलेज, बरेली। आज हम बात करेंगे स्टेप ऑफ सोशल रिसर्च यानी सामाजिक अनुसंधान के चरण। इससे पहले मैंने बात की थी सामाजिक शोध क्या है, उसका महत्व क्या है, उसकी प्रकृति क्या है, उसके उद्देश्य क्या है। अब बात आती है कि हम रिसर्च करने के लिए तैयार हो गए। रिसर्च हमको करनी है, ये सोच लिया, तो उस रिसर्च करने के स्टेप्स कौन से होंगे। इसके लिए यूजीसी ने वर्तमान समय में विभिन्न विश्वविद्यालयों में रिसर्च में एडमिशन से पहले रिसर्च कोर्स वर्क शुरू किया है, जिसका उद्देश्य है कि स्टूडेंट ये जान सके कि रिसर्च कैसे की जाती है, सबसे पहले क्या किया जाता है, सब उसके बाद क्या किया जाता है। ये जब तक जानकारी नहीं होगी कि एक अच्छा रिसर्च स्कॉलर सही ढंग से रिसर्च नहीं कर सकता। इसकी जानकारी के लिए विभिन्न समाजशास्त्रियों ने कई सारे स्टेप्स बताए हैं। उन कई समाजशास्त्रियों के बताए गए स्टेप्स के आधार पर हमने कुछ स्टेप्स यहाँ पर आपको बता रहे हैं, जिनका प्रयोग करके आप पीएचडी रिसर्च कर सकते हैं। बात आती है कि सबसे पहले क्या करें। जैसा कि हम कहते हैं कि पीएचडी करने के लिए सबसे पहले समस्या का चुनाव किया जाता है, टॉपिक का डिसाइड किया जाता है। टॉपिक का डिसाइड करने में बहुत सारी बातें सोचनी पड़ती हैं। ऐसा नहीं कि टॉपिक ऐसे ही डिसाइड हो जाता है। उस टॉपिक में जो भी आप शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, क्या वो अवधारणात्मक रूप में उस विषय में है या नहीं है। टॉपिक का डिसाइड ये सोच के भी करना है कि वो विषय के अनुरूप है या नहीं है, क्योंकि अगर विषय के अनुरूप नहीं होगा और केवल आपने सोचा हम इस टॉपिक पे करना चाहते हैं, लेकिन अगर उसका समाजशास्त्र का दृष्टिकोण नहीं उस टॉपिक में, तो वो सुपरवाइज़र मना कर देगा। अगर सुपरवाइज़र हाँ भी कर लेगा तो बाद में जाके वो टॉपिक वहाँ पर कैंसिल हो जाएगा। ऐसे में बहुत सोच समझ के टॉपिक का डिसाइड किया जाता है। कई बार ये ऐसा होता है कि टॉपिक हमने डिसाइड किया और टॉपिक डिसाइड करने के बाद भी हमारी कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन फिर भी हमने पीएचडी स्टार्ट कर दी। जब हम फील्ड में जाते हैं तो लोग हमसे पूछते हैं तो हम नहीं बता पाते, इसका मतलब हमारा टॉपिक एक तरह से बेकार हो गया। कई ऐसे रिसर्च स्कॉलर भी देखे गए हैं कि जो पीएचडी का वाइवा हो रहा उस समय अपने टॉपिक के बारे में नहीं बता पाते। इसलिए टॉपिक डिसाइड करने में अगर 1-2 महीना, 3 महीना, 4 महीना लगे, कोई बात नहीं, क्योंकि अगर टॉपिक डिसाइड हो गया और आपकी समझ में आ गया तो निश्चित रूप से वो आपके लिए लाभदायी होगा, क्योंकि आगे चलकर उसी टॉपिक के इर्द गिर्द रहना है आपको, और इसलिए टॉपिक डिसाइड करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मतलब टॉपिक डिसाइड करने में ये नहीं सोचना कि हम कोई चमत्कार कर देंगे। रिसर्च का मतलब चमत्कार नहीं है। रिसर्च का मतलब है आप क्रमबद्ध ढंग से काम करना है, तरीके से काम करना है, वैज्ञानिक ढंग से काम करना है, और उसमें कोई चमत्कार नहीं होगा। इसलिए टॉपिक के जो बिंदु हैं, टॉपिक का जो डिसाइड होना है, वो विभिन्न विषय विशेषज्ञों से भी जानकारी हासिल की जाती है। टॉपिक के डिसाइड करने में सुपरवाइजर से तो बात करनी ही है, लेकिन अनेक विषय विशेषज्ञों से राय ली जाती है, उनके पास बैठा जाता है, उनसे बात की जाती है, तब जाके टॉपिक का एक तरह से चयन होता है, चुनाव होता है और तय किया जाता है कि टॉपिक इस तरह से रहेगा। अब इसके बाद बात आती है कि आप संबंधित साहित्य का अध्ययन, जो जिसको हम कहते हैं रिव्यू ऑफ लिटरेचर, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब हम टॉपिक तय कर लेते हैं उसके बाद बात आती है कि इससे संबंधित पहले कोई रिसर्च हुई है, इससे रिलेटेड रिसर्च हुई है, या इस टॉपिक के अंतर्गत जो जो वर्ड हैं जो अवधारणा के रूप में हैं, उन अवधारणाओं की परिभाषा क्या है, वो अवधारणा क्या कहते हैं। तो हम उससे संबंधित जितनी भी समाजशास्त्र की बुक्स हैं, किताबें हैं, उनका अध्ययन करते हैं। उनको वो हमको लाइब्रेरी में मिल जाती हैं। हमारी जहाँ पर भी रहते हैं, लखनऊ की लाइब्रेरी बहुत अच्छी है, दिल्ली की लाइब्रेरी बहुत अच्छी हैं, कोलकाता की लाइब्रेरीज़ हैं, बड़े बड़े शहरों में जो लाइब्रेरीज हैं वहाँ जाके अध्ययन किया। वर्तमान समय में इन किताबों का अध्ययन आप इंटरनेट के माध्यम से भी कर सकते हैं। इसके अलावा इग्नू की बहुत सारी बुक्स भी हैं जिनका आप अध्ययन कर सकते हैं, खासकर इस पर्टिकुलर टॉपिक से के अकॉर्डिंग। इसके बाद बात आती है सोशोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट है। सोशोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट जो कि 5 वॉल्यूम से लेकर 8 वॉल्यूम तक एक साल में छपते हैं। पिछले 5 से 10 साल तक के आप सोशोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट देख सकते हैं, जिसमें उस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको जानकारी मिल सकती है। आपकी जो ब्रांच है, चाहे वो अर्बन सोशोलॉजी है, चाहे रूरल सोशोलॉजी है, या डेमोग्राफी है, यानी जो भी ब्रांच में आप टॉपिक का डिसाइड किया है, उस के अकॉर्डिंग उस एब्स्ट्रैक्ट में आपको जानकारी मिल जाएगी।
हो सकता है वो रिसर्च अमेरिका में किसी ने की, हो सकता है अफ्रीका में की हो सकता है इंडिया में की हो सकता है जर्मनी में की हो। तो आप उस रिसर्च के आधार पर अपने रिसर्च को आगे बढ़ा सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी। तो सोशोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट का भी देखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसमें बहुत सारी जानकारी ऑथेंटिक मिलती है, सही जानकारी मिलती है। आपको पता चल जाए कि इस टॉपिक पे विश्व के दूसरे स्थानों पर कहाँ कहाँ रिसर्च हुई है। तो ऐसे में अपनी रिसर्च को आप एक सहारा दे सकते हैं। एक तरह से जानकारी मिलने से आपकी रिसर्च इम्प्रूव हो सकती है। तो इसके अलावा सोशोलॉजिकल एब्स्ट्रैक्ट के अलावा जर्नल्स जो यानी शोध पत्रिकाएं होती हैं, समाजशास्त्र में बहुत सारी शोध पत्रिकाएं हैं। ब्रिटिश जर्नल ऑफ सोशोलॉजी, अमेरिकन सोशोलॉजिकल रिव्यू है, सोशल फोर्स है, सोशोलॉजिकल बुलेटिन है। इनका प्रयोग करके आप जानकारी राधा कमल मुखर्जी चिंतन परंपरा हिंदी में एक बहुत अच्छा जर्नल है, उसका भी आप अवलोकन कर सकते हैं, उनको देख सकते हैं। ये सारे जर्नल्स आपको इंटरनेट के माध्यम से मिल सकते हैं, लाइब्रेरीज में मिल सकते हैं। वहाँ पर उस टॉपिक के बारे में आप जानकारी हासिल कर सकते हैं और उनमें से जो मेन बातें हैं उनका रिव्यू कर सकते हैं। इसके अलावा आप मैगजीन्स देख सकते हैं, उन मैगजीन्स जो उस टॉपिक के अकॉर्डिंग टॉपिक के बारे में कुछ जानकारी आपको दे सकती है। इसके अलावा समाजशास्त्र से रिलेटेड पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक वीकली एक मैगजीन है, हालांकि डायरेक्ट रिलेटेड सोशोलॉजी से नहीं, लेकिन कभी कभी उस टॉपिक के अकॉर्डिंग जानकारी, बहुत सारी जानकारी उसमें मिल जाती है, उसका अवलोकन कर सकते हैं। योजना एक कुरुक्षेत्र मैगजीन, अगर आपका अध्ययन गांव से संबंधित है, भारत के गांव के से संबंधित है, तो वो जानकारी करंट जानकारी आपको इन मैगजीन में मिल जाती है। इसके लिए आपको वहाँ पर लाइब्रेरी में बैठना पड़ेगा, 1-2 घंटे 3-4 घंटे बैठना पड़ेगा। इसके साथ ही साथ आप इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं, अपना टॉपिक उसमें डालिए, आपको वो जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा ICSSR में आपको एक जानकारी ये भी दी जाती है कि आप अपने टॉपिक को वहाँ भेजिए और उस टॉपिक से रिलेटेड रेफरेंसेस वो दे देंगे आपको, पेमेंट से आपको रेफरेंसेस दे देंगे। तो आपका रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने में, संबंधित साहित्य का अध्ययन करने में एक तरह की मदद मिलेगी। हम तो ये देखते हैं कि वहाँ पर जो रेफरेंस देते हैं वो करंट से करंट तक के आपको रेफरेंस दे देते हैं, क्योंकि कई बार होता है कि आप जब लाइब्रेरी में खोज रहे होते हैं तो आपको आसानी से नहीं मिलते, तो वो आपको आपकी मदद करेंगे, जिससे आपको उनसे रिलेटेड बुक्स का आप अध्ययन कर सकते हैं, जानकारी मिल जाती है। तो ये भी जानकारी मिल सकती है। इसके साथ साथ आप न्यूज़पेपर आपको पढ़ते रहना होगा कि अगर आपको अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग कोई न्यूज़पेपर में जानकारी मिले तो उसको भी, हाँ, ये सारी जानकारी जब आप नोट करें, जब आप किसी रिसर्च के लिए नोट करते हैं तो वो सारी जानकारियों का रेफरेंस अवश्य लिखना चाहिए, क्योंकि अगर आपने वो रेफरेंस नहीं लिखा कि ये जानकारी कहाँ से मिली, तो जब आप रिसर्च करते हैं उस समय आपको प्रॉब्लम्स आती है, आप तय नहीं कर पाते कि ये जानकारी आपने कहाँ से उपलब्ध की, क्योंकि आजकल एंटी प्लेगरिज्म वाला मामला चल रहा है। तो ऐसे में हर चीज़ आपको क्लियर करनी पड़ेगी कि आपने ये जानकारी कहाँ से प्राप्त की, और बहुत ज़्यादा जानकारी एज इट इज़ लिखने में आपको प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसलिए रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने में आपको मैगजीन्स का भी प्रयोग करना पड़ेगा, जर्नल्स का भी प्रयोग करना पड़ेगा, सब्जेक्ट की बुक्स का भी प्रयोग करना पड़ेगा, या रिलेटेड सब्जेक्ट की बुक्स का भी आप अवलोकन कर सकते हैं। जैसे कुछ जर्नल्स आते हैं सोशल साइंस पे, सोशल साइंस के जर्नल में भी आपको जानकारी मिल जाती है। इसके अलावा सेमिनार करके एक मैगजीन्स आती है, उसका भी अवलोकन कर सकते हैं। डिजर्टेशन इंटरनेशनल जो आते हैं जो सोशल साइंसेस के, उनका अवलोकन कर सकते हैं, जिससे आपको एक तरह से रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने में आसानी होती है। वास्तव में देखा जाए तो रिव्यू ऑफ लिटरेचर करने में आपकी एक तरह से आधी PhD हो जाती है, क्योंकि आपको उस सब्जेक्ट के बारे में जो सेकेंडरी स्रोत है उन सारी चीज़ों की जानकारी आपको एक तरह से रिव्यू ऑफ लिटरेचर में मिल जाती है, जिससे आपकी रिसर्च आसान हो जाती है। तो एक तरह से ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है रिव्यू करना। अब जब आपका रिव्यू हो गया, अब यहाँ पर एक चीज़ ये भी डिसाइड करनी पड़ती है, क्षेत्र का चुनाव। आप किस क्षेत्र में अध्ययन करेंगे, क्षेत्र का चुनाव बड़े सोच समझ के करना चाहिए, क्योंकि आप अपनी क्षमता को भी आपको देखना होगा कि आप इतना बड़ा क्षेत्र ना ले लें कि आप वहाँ पर 1-1.5 साल में 2 साल में पूरा डाटा कलेक्शन कर पाते हैं नहीं कर पाते। ये सोच समझ के आपको क्षेत्र का चुनाव करना चाहिए। उस क्षेत्र के बारे में आपको जानकारी पूरी होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आप क्या उसकी जानकारी प्राप्त करके उस क्षेत्र का चयन करके आगे चल के असुविधा नहीं होगी, ये बात भी सोच समझ के करनी चाहिए।
क्योंकि अगर क्षेत्र का चुनाव उल्टा सीधा कर लिया, कोई ऐसे क्षेत्र का चुनाव कर दिया कि वहाँ जाना ही मुश्किल है, ऐसे में आपकी रिसर्च करना बहुत मुश्किल होगा। मतलब हर एंगल से सोच के इसमें यहाँ पर हम ये भी कहते हैं कि आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखते हुए, क्योंकि अगर आपको मान लीजिए स्कॉलरशिप भी मिल रही है, जेआरएफ मिल रहा है या एसआरएफ मिल रहा है या फिर कुछ और पैसा कहीं से फंडिंग हो रही है, तब भी आप अपने फंड को देखते हुए भी क्षेत्र का चुनाव करें। यानी आपको सोच समझ के क्षेत्र का चुनाव करना है। क्षेत्र का चुनाव होने के बाद हम यहाँ पर ये भी कहते हैं कि जो संबंधित इकाइयाँ हैं, उन इकाइयों को भी परिभाषित करना जरूरी है। आप कौन कौन सी इकाई रखेंगे, क्या एक परिवार रखेंगे, एक व्यक्ति रखेंगे या एक पूरा ग्रुप रखेंगे, उनको परिभाषित करना बहुत ज़रूरी है। जब तक कि उसको परिभाषित नहीं करेंगे तब तक आगे चलकर रिसर्च करने में प्रॉब्लम्स आएंगे कि आपने कौन कौन सी इकाई चयन की है, इकाइयाँ आपने किस तरह से चयन किया है। तो आपको इसके बारे में भी एक तरह से निर्धारित करना पड़ेगा, उसको परिभाषित करना पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको निदर्शन का भी चयन करना पड़ेगा। निदर्शन क्या होता है, निदर्शन का चुनाव करना पड़ेगा, यानी सैम्पलिंग कौन सी सैम्पलिंग प्रयोग करेंगे। जैसे कि आपको पता है कि सैम्पलिंग कई तरह की होती है, रैंडम सैम्पलिंग होती है, स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग होती है। आप रैंडम सैम्पलिंग करेंगे यानी जिसमें प्रत्येक व्यक्ति के चुने जाने की पूरी संभावना होती है, वो आप कर सकते हैं। जिसमें कई तरीके हैं, जिसमें अंक प्रणाली है, लॉटरी मेथड है, इसके साथ साथ टिप्पेट प्रणाली, टिप्पेट महोदय ने एक लिस्ट दी है, उसके अकॉर्डिंग भी आप चयन कर सकते हैं। तो टिप्पेट का दृष्टिकोण अपनाएंगे या फिर अंक का दृष्टिकोण अपनाएंगे या फिर आप लॉटरी सिस्टम अपनाएंगे, तो आप अपने हिसाब से वो चयन करते हैं। या अगर आपने स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग की तो विभिन्न स्तरों में उनको बांट दिया, उन स्तरों के आधार पर प्रत्येक से कुछ परसेंटेज के आधार पर आपने प्रत्येक का चयन किया, तो स्ट्रेटिफाइड हो सकती है। इसके अलावा कभी कभी एक अनुसंधानकर्ता पर्पजीव सैम्पलिंग का भी प्रयोग कर सकता है कि पर्पजीव सैम्पलिंग यानी आपको उद्देश्यपूर्ण आधार पर तय करना पड़ेगा कि इतने पर्पजीव सैम्पलिंग का इतने डाटा के आधार पर हम अपना चुनाव कर रहे हैं, 300 है, 400 या 500, जितना भी उचित लगे तो पर्पजीव सैम्पलिंग का प्रयोग कर सकते हैं। तो ये अपनी रिसर्च के टॉपिक के अकॉर्डिंग आपको सैम्पलिंग का चयन पहले करना है, क्योंकि जब तक कि आप सैम्पलिंग नहीं करेंगे, क्योंकि आप संपूर्ण इकाइयों का तो चुनाव नहीं कर सकते ना, संपूर्ण क्षेत्र का अध्ययन तो नहीं कर सकते। आप उसमें से कुछ का करेंगे, लेकिन उसको कुछ का किस आधार पर करेंगे, ये सोचना बहुत ही इम्पॉर्टेंट बिंदु है। क्योंकि हम कई बार ये होते हैं कि हम सोचते हैं अरे हम तो पूरे क्षेत्र में घूम लेंगे, हम पूरे लोगों से पूछ लेंगे, जो कि संभव नहीं है। एक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है, ये केवल सरकार के लिए संभव है। जैसे जनगणना होती है तो सब लोगों से पूछे, लेकिन वो सरकार है, आप एक रिसर्च स्कॉलर हैं और आपके पास लिमिटेड टाइम है, लिमिटेड हाथ है। ऐसे में आपको निदर्शन तय करना होता है कि आप किस आधार पर चुनाव करेंगे। इसके साथ साथ अनुसंधान अभिकल्प का भी तय करना जरूरी है कि अपनी शोध में आप कौन सा अनुसंधान अभिकल्प का प्रयोग करेंगे, रिसर्च डिजाइन कौन सी प्रयोग करेंगे, रिसर्च डिजाइन का तय करना जरूरी। जैसे कि किसी मकान को बनाने से पहले किसी एक नक्शे की जरूरत पड़ती है, मानचित्र की जरूरत पड़ती है, उसी तरह से रिसर्च करने के लिए भी एक डिजाइन तय करना होता है किस तरह से। जैसे रिसर्च डिजाइन में भी है डिस्क्रिप्टिव है, डायग्नोस्टिक है रिसर्च डिजाइन, आप कौन सी एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। एक तरह से हम अपनी रिसर्च करने के से पहले कोई भी एक अनुसंधान विकल्प का, अन्वेषणात्मक शोध विकल्प भी का प्रयोग कर सकते हैं। एक तरह से देखा जाए कि हम जब रिसर्च में अन्वेषणात्मक शोध विकल्प का प्रयोग करते हैं तो एक तरह से हम हाइपोथेसिस नहीं बनाते, लेकिन बाकी सब रिसर्च में हम एक तरह से हाइपोथेसिस का भी प्रयोग करते हैं। तो यानी जब हमारा अनुसंधान अभिकल्प तैयार हो गया, रिसर्च डिजाइन तैयार हो जाता है, तो उससे हमको रिसर्च करने में आसानी होती है। यानी हमको ये रिसर्च डिजाइन बनाना अति आवश्यक है। लेकिन जैसे मैंने कहा, अगर आपने कोई नई रिसर्च कर रहे हैं, अन्वेषणात्मक शोध विकल्प का प्रयोग कर रहे हैं, तो आपको हाइपोथेसिस की भी जरूरत नहीं। लेकिन अगर बाकी सब रिसर्च बात करते हैं तो हमको एक उपकल्पना की जरूरत है, यानी उपकल्पना का निर्माण बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उपकल्पना एक तरह की ऐसी कल्पना है, एक तरह का ऐसा निष्कर्ष है जिसके आधार पर हमको रिसर्च करनी है और उसको सत्य साबित करना है, जिसकी जांच करनी अभी बाकी है। क्योंकि जब रिसर्च आप करते हैं तो आपके दिमाग में होता है कि इस पर्टिकुलर समस्या का ये कारण हो सकता है, ये बिंदु हो सकते हैं,
क्या वो बिंदु सही है या नहीं सही है, ये सोच समझ के तय करना है। और इसमें भी विषय विशेषज्ञों की ज़रूरत है, इसमें भी उस फील्ड के माहिर लोग की ज़रूरत है, इसमें आपकी भी सोच है, उनकी भी सोच है, जिसके आधार पर एक आप हाइपोथेसिस बनाते हैं। शोधकर्ता अगर हाइपोथेसिस नहीं बनाता तो वास्तव में उसको रिसर्च करने में दिक्कतें आती हैं। इसलिए कहा जाता है कि रिसर्च करने में हमको ऐसे निष्कर्ष बना लेने चाहिए, ऐसी कल्पना करनी चाहिए जिसके आधार पर, जिसके बेसिस पे आपको रिसर्च करनी है। हाँ, वो कल्पना या सोच या निष्कर्ष गलत भी हो सकते हैं, लेकिन एक रिसर्च को एक बेस मिलता है, रिसर्च को एक आधार मिलता है। उस तरह से हम एक हाइपोथेसिस भी बनाते हैं। अब बात आती है शोध शोध से संबंधित जितने भी हम एक तरह से हाइपोथेसिस बनाते हैं, उसको अच्छी तरह से सोच समझ के तय करना चाहिए, क्योंकि कई बार होता है आपके यहाँ पर हाइपोथेसिस कहीं गलत ना हो जाए। वो ठीक है, मैंने कहा कि गलत भी हो सकती है, लेकिन आपको अच्छी तरह से घूम फिर के ये तय करना चाहिए। अब बात आती है पद्धतियों का चयन, मतलब रिसर्च करने के लिए आप कौन सी पद्धतियों का निर्धारण करना है और सूचना के स्रोत तय करने हैं कि आप किस पद्धति के आधार पर करेंगे। वो गणनात्मक होगी पद्धति या गुणात्मक पद्धति होगी, तुलनात्मक पद्धति होगी या प्रयोगात्मक पद्धति होगी, क्योंकि पद्धति का निर्धारण करना बहुत ही ज़रूरी है कि आपको किस तरीके से, किस पद्धति के आधार पर रिसर्च करनी है। इसके साथ साथ आप को ये भी तय करना है कि आप जो डाटा कलेक्शन करेंगे उसके जो प्राथमिक डाटा कलेक्शन करेंगे, द्वितीयक करेंगे, तो प्राथमिक में कौन कौन से तरीके से कर सकते हैं, कौन से तरीके का प्रयोग करेंगे। आप प्राथमिक की अगर हम बात करें तो अवलोकन है, प्रश्नावली है, अनुसूची है, साक्षात्कार है। अवलोकन का प्रयोग करेंगे कि प्रश्नावली का करेंगे कि अनुसूची करें। जैसे कि हम कहते हैं कि अवलोकन के बारे में तो ठीक है, हमारे इंद्रियों के आधार पर हम जाके क्षेत्र में उसका अवलोकन करते हैं। प्रश्नावली हम प्रश्नों की सूची तैयार करके उत्तरदाता के पास भेजते हैं। अनुसूची हम उत्तरदाता के पास भेजते नहीं, बल्कि उसके पास लेके जाते हैं, हम उससे खुद पूछते हैं। इसी तरह साक्षात्कार, जब हमारा टॉपिक के जो इकाइयाँ हैं अगर कम है तो हम डिटेल में जानकारी प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, तो उस तरह में साक्षात्कार का प्रयोग कर सकते हैं। इस तरह से जो सेकेंडरी स्रोत है, हम कौन से सेकेंडरी स्रोत का प्रयोग करेंगे। हम यहाँ पर ये देखते हैं कि हम व्यक्तिगत प्रलेख भी होते हैं और एक तरह से सार्वजनिक प्रलेख भी होते हैं। तो व्यक्तिगत प्रलेख में हम ये देखते हैं कि बहुत सारे जो व्यक्तिगत प्रलेख हैं उसमें पत्र हैं, डायरियाँ हैं, जीवन इतिहास है, संस्मरण है, जो हमको बहुत आसानी से नहीं मिलती, बड़े प्रयास से वो सब चीज़ें मिलती हैं। किसी की डायरी, किसी का एक तरह से जीवन इतिहास, ये सब जानकारी हमको बहुत मुश्किल से मिलती है। लाइब्रेरी का भी प्रयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ हम सार्वजनिक जो प्रलेखित स्रोत है, ये प्रकाशित भी हो सकता है, अप्रकाशित भी हो सकता है। ये वह हमारी जो लाइब्रेरीज है। इसके साथ साथ हम सेकेंडरी स्रोत में गजेटियर का भी प्रयोग कर सकते हैं। गजेटियर जो एक तरह से शासकीय दस्तावेज हैं, जिनको सरकार द्वारा छापा जाता है, जिनका प्रयोग भी हम अपने सेकेंडरी स्रोत में कर सकते हैं। गजेटियर हर साल के प्रदेश आधार पर, जिले के आधार पर, देश के आधार पर छपते रहते हैं, इनका अवलोकन कर सकते हैं। तो सेकेंडरी स्रोत के लिए आप, हमने जैसे अभी कहा था रिव्यू ऑफ लिटरेचर में, आप लाइब्रेरी का प्रयोग करते हैं, इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं, जर्नल्स का, आप लाइब्रेरी में जाके जर्नल्स देख सकते हैं कि आपको सेकेंडरी स्रोत वहाँ से मिल सकता है। समाजशास्त्र से संबंधित विभिन्न किताबों का अध्ययन कर सकते हैं, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंसेज, एनसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशलॉजी, इन सब का प्रयोग कर सकते हैं। क्योंकि जब तक कि आप सेकेंडरी स्रोत अच्छी तरह से कलेक्ट नहीं कर लेंगे, तब तक आपके रिसर्च में प्रॉब्लम्स आएगी। इसके साथ साथ हम ये भी देख लेते हैं, पूर्व अध्ययन भी हम करते हैं। पूर्व अध्ययन अर्थात पायलट सर्वे कर लेते हैं। हमारे सब कुछ तय हो गया, सब चीज़ें है, लेकिन एक बार जाके क्षेत्र में जाके देख तो लें, पायलट सर्वे तो कर लें, पूर्व परीक्षण भी तो कर लें, लोगों से पूछ लें। मान लीजिए हमने जो प्रश्नावली बनाई है उसको कुछ लोग पहले टेस्ट करके देख लें, क्योंकि जब तक कि हम पहले से टेस्ट नहीं करेंगे तब तक ये प्रॉब्लम आएगी कि हमारी प्रश्नावली में कुछ कमियां हो सकती हैं। वो प्रश्नावली सुपरवाइजर के साथ खुद बैठ के तय तो कर ली जाती है, लेकिन कई बार जब हम फील्ड में जाते हैं उसमें प्रॉब्लम्स आती है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हो सकते हैं, हो सकता है उस क्षेत्र के लोगों को बुरा लगता हो, वो उनकी जाति, हालांकि हम पहले से तय कर लेते हैं, जातिगत धार्मिक भावनाओं को ठेस लगने वाले प्रश्नों का निर्माण नहीं करते हैं, लेकिन हो सकता है कुछ ऐसे प्रश्न बन जाएं जिनका उत्तर आपको फील्ड में जाके प्राप्त ना हो सके।
इसलिए आप पायलट सर्वे करते हैं, हवाई सर्वेक्षण करते हैं, आप उस क्षेत्र में जाके पूर्व परीक्षण करते हैं कि क्षेत्र में जाके कुछ लोगों से पूछते हैं। उनसे आपको एक आइडिया मिल जाता है कि आगे रिसर्च करने में ये प्रश्नावली सही है या नहीं है। इसलिए आप उस क्षेत्र में जाके उस प्रश्नावली को अच्छी तरह से टेस्टिंग कर लेते हैं। तो एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है पायलट सर्वे करना रिसर्च के लिए, जिससे आगे चल के प्रॉब्लम्स नहीं होती है। क्योंकि कई बार यही होता है कि हमने तय कर लिया और जब हम मोर्चे पर पहुँचे और उन लोगों से पूछना शुरू किया तो उन्होंने भगा दिया। मतलब हमको अच्छी तरह से सोच समझ करके चलना है रिसर्च में, क्योंकि रिसर्च में जब हम उस फील्ड में क्षेत्र का चयन करने के बाद क्षेत्र में जाते हैं तो हमको वहाँ से विरोध का सामना न करना पड़े। हालांकि रिसर्च में इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन कहा जाता है इस स्टेप का भी प्रयोग करना चाहिए, जिससे कि आगे चलकर प्रॉब्लम्स ना आए। इसके बाद बात आती है तथ्यों का निरीक्षण और संकलन। जब आपके पास सारी चीज़ें टेस्टिंग भी हो गई, सारे आपके प्रश्नावली भी अच्छी हो गई, अनुसूची भी अच्छी हो गई, या साक्षात्कार जो भी तय किया आपने प्राइमरी डाटा कलेक्ट करने के लिए, उसके आधार पर जब अब बात आती है कि तथ्यों का संकलन करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तथ्यों को संकलन करने के लिए आपने उस क्षेत्र में जाकर उन लोगों से संपर्क किया, आपने सैम्पलिंग तय की थी, चाहे वो रैंडम सैम्पलिंग तय की थी या स्ट्रेटिफाइड या पर्पजीव सैम्पलिंग, जिसके भी आधार पर की थी, तो उस क्षेत्र में आपने अगर अनुसूची तय की तो उस क्षेत्र में जाकर डाटा कलेक्शन करना। डाटा कलेक्शन करने में आपने पहले ही तय कर लिया कि डाटा कलेक्शन कैसे करना है। जैसे मैंने कहा रैंडम सैम्पलिंग, आपने लॉटरी मेथड्स, जैसे मान लें वहाँ पर 10,000 लोग हैं तो 10,000 का हमको 5% करना है। 5% करना है मतलब 500 लोगों का करना है। यानी आप यहाँ पर ये तय कर सकते हैं कि 500 लोग का करना है कि 400 लोग का करना है, जो कि आपने सैम्पलिंग के माध्यम से तय किया। अब 500 लोगों को कैसे तय करना है, तो जो आपने तय किया उसके आधार पर स्टेप बाय स्टेप उनसे डाटा कलेक्ट करना है। तो एक तरह से हमने तथ्यों का निरीक्षण किया, वहाँ पर जो तथ्य हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनको इकट्ठा किया और उसके आधार पर हमने उनको कलेक्ट कर लिया। हमारे पास डाटा का बहुत सारा ढेर लग गया, बहुत सारे डाटा इकट्ठा हो गया, लेकिन उस डाटा का कोई मतलब नहीं जब तक कि हम उसका वर्गीकरण नहीं करेंगे, उसको सारणियों में अलग अलग रूप, अलग अलग विशेषताओं के आधार पर, अलग अलग गुणों के आधार पर, यानी हम उनको सजाएंगे नहीं। जैसे एक मिस्त्री होता है, मिस्त्री के सामने रख दिया जाता है ईंटों का ढेर, मोरंग का ढेर, सीमेंट का ढेर, सरिया का ढेर, लेकिन उसको व्यवस्थित रूप से जब तक हम नहीं रखेंगे, यहाँ ईंटें रखे हैं, यहाँ मोरंग रखा है, चूना रखा है, यहाँ पर सीमेंट रखा है, तो इसको वर्गीकृत किया जाता है। एक तरह की सोच वाले लोगों को अलग रूप में वर्गीकरण किया जाता है, दूसरी सोच के लोग को अलग, तीसरी सोच के लोग के अलग, इस तरह से डिफरेंट कैटेगरीज बन जाते हैं। इनको बाकायदा हमको वर्गीकृत करना, इसलिए वर्गीकरण का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। वर्गीकरण के बिना रिसर्च करने में प्रॉब्लम्स आती है, इसलिए वर्गीकरण और सारणीयन बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम डाटा का वर्गीकरण करते हैं और उसका सारणीयन करते हैं। जब हमारा वर्गीकरण और सारणीयन हो जाता है तो इसमें हम आपको कह सकते हैं कि एक तरह से SPSS एक पैकेज है, स्टैटिस्टिकल पैकेज फॉर सोशल साइंसेस। ये SPSS एक ऐसा पैकेज है जिसके ज़रिए हमारा जो डाटा है उसकी एनालिसिस हो सकती है। अमेरिका का ये एक तरह से पैकेज है, तो ये इसके ज़रिए हमारा जो काम कई महीनों में होता था वो वर्तमान समय में बहुत जल्दी हो सकता है। हाँ, ये इस पैकेज पे, इस सॉफ्टवेयर पे काम करना इतना आसान नहीं है, लेकिन उसके लिए बाकायदा आपको 6 महीने और 6-7 दिन, 10 दिन में ट्रेनिंग लेके आप उस चीज़ को अच्छी तरह से सीख सकते हैं, जिसमें आपका जो डाटा कलेक्ट हुआ है, जिसका हमने कहा वर्गीकरण, सारणियाँ, ये सारा काम आपको वो SPSS के ज़रिए हो सकता है। SPSS शुरुआत में जब हमारे देश में इसके बारे में जानकारी नहीं थी, अब ये सॉफ्टवेयर बहुत कम जगह था, उस समय ये बात आती थी कि उसके लिए हमको अपने डाटा सारे दिल्ली भेजने होते थे या बहुत बड़े बड़े शहरों में भेजने होते थे, तब वहाँ से एनालिसिस होके आती थी। लेकिन अब ये इजीली अवेलेबल मिल जाता है अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, जिसके ज़रिए आप अपने डाटा की एनालिसिस करवा सकते हैं या कर सकते हैं। तो ये एक सॉफ्टवेयर है जिसका प्रयोग करके हम अपनी रिसर्च को एक सकारात्मक दिशा दे सकते हैं। अब इसके बाद बात आती है, जब आपका डाटा कलेक्ट हो गया, वर्गीकरण हो गया, एनालिसिस होगी, अब उसके बाद आती है निष्कर्षीकरण एवं नियमों का प्रतिपादन।
हमने अपने रिसर्च में सारे डाटा कलेक्ट कर लिए, सारा एनालिसिस कर लिया। अब उसका निष्कर्ष, आपकी जो हाइपोथेसिस है, आपका जो प्राइमरी डाटा है, आपका जो सेकेंडरी डाटा, उससे कोरिलेट करा के उसकी एनालिसिस की, उसका वर्गीकरण किया, उसका सरनेम किया और उसके आधार पर एक निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचे। रिसर्च का उद्देश्य भी यही था कि आपने जो रिसर्च का टॉपिक लिया उसके अकॉर्डिंग आपने रिसर्च की, आपकी जो हाइपोथेसिस, उस हाइपोथेसिस के आधार पर आपने जो तय किया, उसके आधार पर आपका निष्कर्ष निकलता है। उसके आधार पर, निष्कर्ष निकलने के आधार पर आप नियमों का प्रतिपादन करते हैं, आप सामान्यीकरण करते हैं। तो इस तरह से आपके रिसर्च का जो उद्देश्य था, जो उद्देश्य होता है, वो तय किया जाता है। रिसर्च करने में आपको जहाँ पर हमने बताया था हाइपोथेसिस की बात, वहीं पर हम साथ में ये भी तय करते हैं आपका रिसर्च का उद्देश्य क्या है, आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है। आपको जब तक ऑब्जेक्टिव्स नहीं पता होंगे तब तक आप रिसर्च को आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए आपको ये बताना भी पड़ेगा कि आप रिसर्च क्यों करना चाहते हैं, आपका उद्देश्य क्या है। और साथ में रिसर्च में ये भी बताना जरूरी है कि इस रिसर्च का समाज के लिए क्या महत्व है। क्योंकि आप इतना लंबा पीरियड टीचर्स का लेते हैं, अपना समय खर्च करते हैं, पैसा खर्च करते हैं, देश का काफ़ी चीज़ें प्रयोग करते हैं। ऐसे में उस रिसर्च का कुछ ना कुछ फ़ायदा सब्जेक्ट के लिए होना चाहिए, सोसाइटी के लिए होना चाहिए। ये भी बताना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिसर्च में अच्छा खासा समय लगता है, अच्छा पैसा लगता है, अच्छी मेहनत लगती है। ये मेहनत केवल रिसर्च स्कॉलर की नहीं, सुपरवाइजर की भी लगती है, यूनिवर्सिटीज़ की भी लगती है, देश की भी लगती है। क्योंकि जब आप किसी बड़े अधिकारी से बात करने जाते हो तो उसका समय लगता है। आप लाइब्रेरी प्रयोग करते हैं, वो लाइब्रेरी का एक तरह से वहाँ पर बैठते हैं, प्रयोग करते हैं, तो वो सब भी तो एक देश का है, पैसा है। तो आप जो काम कर रहे हैं उसका फ़ायदा मिलना चाहिए ना सोसाइटी को। अगर रिसर्च का फ़ायदा सोसाइटी को नहीं मिलेगा तो ऐसी रिसर्च करने का क्या फ़ायदा। इसलिए कहा जाता है स्टेप बाय स्टेप्स में सब चीज़ें तय जरूर करते हैं, लेकिन साथ में आपको अपनी सिनॉप्सिस में इस चीज़ के बारे में भी विशेष जानकारी देनी चाहिए और ये भी बताना चाहिए कि रिसर्च का फ़ायदा आगे चलकर देश को मिलेगा। जैसे महिलाओं से संबंधित रिसर्च हो रही तो आगे महिलाओं की स्थिति में सुधार होगा। अगर ग्रामीण क्षेत्र से रिसर्च है तो गांव की दशा में सुधार होगा। अगर शहरी क्षेत्र का अध्ययन कर रहे हैं तो शहरी क्षेत्र का इम्प्रूवमेंट होगा। अगर हम युवाओं के बारे में रिसर्च कर रहे हैं तो युवाओं की स्थिति में सुधार होगा। इस तरह से करने से हम ये करें, ये नहीं कि समाजशास्त्र के लोगों को समाज सुधार करना है, समाज सुधार का काम दूसरे लोग करें, लेकिन उस रिपोर्ट के जरिए जो चीज़ दी जाएगी उससे आगे चलकर एक तरह से समाज सुधारक उस रिपोर्ट का प्रयोग करके या सरकार उस रिपोर्ट का प्रयोग करके एक नई दिशा दे सकती है। यही कारण है कि हमारे देश की बहुत सारी जो पॉलिसीज़ बनती हैं उसमें इस तरह की रिपोर्ट छपती है। इसीलिए जब आप रिसर्च करें और रिसर्च कर दी जाती है तो उसको पब्लिश भी कराना ज़रूरी है। क्योंकि अगर कोई अपनी रिसर्च को पब्लिश नहीं कराता तो वो तो लाइब्रेरी में दबी रहती, जो कुछ लोग के हाथों तक ही आती है। लेकिन जब वो पुस्तक के रूप में आ जाती है तो बहुत सारे लोग उसका प्रयोग करते हैं। और वर्तमान समय में तो उस पूरी सिनॉप्सिस, पूरी थीसिस को, सारी जानकारी को इंटरनेट पे जाना चाहिए, ताकि कोई भी व्यक्ति, पूरे विश्व का कोई भी व्यक्ति उस जानकारी को, उस रिपोर्ट को, उस नियम को, जो निष्कर्ष को, उस निष्कर्ष का प्रयोग करके सोसाइटी के कल्याण के लिए कुछ कर सके। इसीलिए रिसर्च का अंतिम उद्देश्य समाज के बारे में ही है, चाहे वो नेचुरल साइंस हो, चाहे सोशल साइंस हो, चाहे वो सोशलॉजी हो, चाहे वो इकोनॉमिक्स हो, चाहे जूलॉजी हो या चाहे बॉटनी हो। प्रत्येक का अंतिम उद्देश्य वही रहता है। आगे चलकर हम और बातें करेंगे।